Hello students, I am Akriti Srivastav, an assistant professor in the Dayal Group of Institution. Today the topic is Introduction to Lease Financing or Leasing. Subject Financial Services. So students, lease financing and leasing. सबसे पहले तो हमें लीज का मतलब समझना होगा कि लीज क्या है. कोई भी इक्विपमेंट और एसेट लीज पर लिया जाता है या दिया जाता है तो उस प्रोसेस में आपको क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है. मोस्टली आपको उसमें एडवांटेजेस मिलेंगे क्योंकि ये एक तरह से फिनेंशियल सर्विस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें जो दो पार्टीज होती हैं हमारी, एक जो ओनर है इक्विपमेंट और एसेट्स का और एक यूजर है, दोनों को ही एडवांटेज है. दैट्स वाई आपको कहा जाता है कि जो लीज फाइनेंसिंग प्रोसेस है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल सर्विस. डेफिनेशन ऑफ लीज: अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट or transaction between two or more parties in which one party owning an asset or equipment provides an asset to another party for use or transfer the right to use the asset. लीज का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टी है जो उसकी ओनर है जिसको हम लेसर बोलते हैं, और एक पार्टी होती है जो यूजर होती है उसको हम लेसी बोलते हैं. तो लेसर और लेसी के बीच का जो रिलेशन मेंटेन होता है ये लीज पर होता है. तो लेसर और लेसी के बीच का जो ये रिलेशन होता है ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एक कंसिडरेशन फॉर्म में दोनों के सामने होता है. अच्छा, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एक लीज एग्रीमेंट में. तो लीज एग्रीमेंट में मेनली सिर्फ दो ही पार्टी होती हैं. अभी मैंने बताया एक यूजर होता है और एक ओनर होता है. तो जो यूजर है वो कौन है? यूजर वो है जो इक्विपमेंट और एसेट को यूज करेगा, दैट्स वाई वो लेसी है. और एक ओनर है जिसका इक्विपमेंट और एसेट है, जो अथॉरिटी देता है लेसी को, वो लेसर है. लीज फाइनेंसिंग क्या है? लीज फाइनेंसिंग और लीजिंग इज अ प्रोसेस वेयर वन पार्टी कौन है यहाँ पे? लेसर है. ट्रांसफर द राइट ऑफ इकोनॉमिक यूज ऑफ एन एसेट टू अनदर पार्टी, लेसी. यहाँ पे जब लीज फाइनेंसिंग का प्रोसेस अराइज होता है तो लीज का मैंने प्रोसेस बताया, जो लीज का प्रोसेस है इक्विपमेंट और एसेट्स को लेके वही लीज फाइनेंसिंग का प्रोसेस है. लीज फाइनेंसिंग में सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स डिफरेंट हो जाते हैं. इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेसर होता है वो इकोनॉमिक राइट जो होता है वो लेसी को प्रोवाइड कर देता है, दे देता है. नेक्स्ट है कि जो लेसर होता है वो उस कैपिटल एसेट का ओनर होता है. तो जो ओनरशिप होती है वो तो हमेशा लेसर के पास होती है. ऐसा नहीं है कि वो अगर लेसी को कोई इक्विपमेंट या एसेट यूज़ करने के लिए देगा तो ठीक है आप ले लो उसे, या हमेशा के लिए आपका हो गया, आपने 10 साल यूज़ किया तो आपका हो गया. ऐसा कुछ भी नहीं होता. इसमें क्या होता है कि लेसर एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लेसी को वो इक्विपमेंट इकोनॉमिक राइट के थ्रू दे देता है. अब अथॉरिटी, अब भी ओनर वाली अथॉरिटी अब भी लेसर के पास है. लेसी सिर्फ उसको यूज कर सकता है, वो भी रेंट पे करके. जो भी एक लीज पीरियड लिया गया हो उस लीज पीरियड के थ्रू वो अपना रेंट टाइम टू टाइम ड्यूरेशन में पे करता है और उस इक्विपमेंट और एसेट्स का यूज करता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लीज फाइनेंसिंग. लीज फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर 1, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ लेसी. लेसी को कोई भी इक्विपमेंट और एसेट परचेज नहीं करना पड़ रहा है, वो लीज पर ले रहा है, यूज कर रहा है, ड्यूरेशन के बाद, काम खत्म होने के बाद वापस कर दे रहा है. फॉर एग्जांपल आप किसी इंडस्ट्री का ले सकते हैं. किसी इंडस्ट्री में अगर कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, तो उसने जो हमारा लेसर है उससे वो इक्विपमेंट लिया, उसको यूज़ किया प्रॉपर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, देन जब उसका यूज़ खत्म हो गया उसने रेंट पे करके वो इक्विपमेंट और एसेट उसे रिटर्न कर दिया. नंबर 2 है इट इज़ अ डिवाइस ऑफ फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट. इससे क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा डिवाइस है जो आपके एसेट का कॉस्ट है उसको फाइनेंस करने का. इससे फाइनेंस हो जाता है आपका. नंबर 3, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस एज इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज. जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दोनों पार्टीज को फायदा है, चाहे वो लेसर हो या लेसी. लेसर को उसका रेंट मिल रहा है, उसने जो भी मशीनरी ली है उसके थ्रू उसका इन्वेस्टमेंट जो उसने किया है उससे उसको एडवांटेज मिल रहा है. लेसी को क्या हो रहा है, खरीदना नहीं पड़ रहा है, कम रेंट पे वो अपना पेमेंट कर रहा है. एलिमेंट्स इन लीज फाइनेंसिंग. कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं लीज फाइनेंसिंग में? नंबर 1, कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में है? पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट. कौन सी पार्टीज है?
मेनली आपकी दो ही पार्टीज होती हैं जो हमने बताया, लेसर और लेसी होती है। ये कोई भी हो सकता है, इसमें इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो सकती हैं, कॉरपोरेशन और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड जो हमारा एलिमेंट है दैट इज द एसेट। एसेट मतलब कोई भी इक्विपमेंट या मशीनरी जिसके लिए जो भी लेसर और लेसी अपने प्रोसीजर्स कर रहे हैं। थर्ड वन इज टर्म पीरियड। टर्म पीरियड का क्या मतलब है, एक टर्म पीरियड के लिए ही जो लीज पर लिया जाता है कोई भी इक्विपमेंट और मशीनरी। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि मुझे चाहिए और वो आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। सो दैट्स वाई आपने एक टर्म पीरियड डिसाइड किया कि भाई मुझे 2 साल के लिए ये एसेट चाहिए, आई वॉन्ट दिस एसेट फॉर 2 ईयर्स। तो आपने 2 ईयर्स उसका यूज किया, रेंट पे किया, देन हो गया काम, आपने रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट जो एलिमेंट है इसमें दैट इज द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज अ फॉर्म। एक कंसिडरेशन फॉर्म होता है जिसमें जो 4 टाइप ऑफ थिंग्स आपको दिखाई देंगी उसमें उनका कंसिडरेशन होना चाहिए, तब एक लीगल यूज बनता है किसी इक्विपमेंट और मशीनरी का। उसमें वो 4 टर्म्स है। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंशन हो, कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेंशन हो, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड वन मोर दैट इज एडजस्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। जो आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने पढ़ा होगा, तो दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये 4 चीज़ें उस कंसिडरेशन फॉर्म में होती हैं। देन उस कंसिडरेशन फॉर्म को जब अग्री किया जाता है लीज जो हमारा लेसर और लेसी है दोनों के टर्म्स में, देन उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं और वो इक्विपमेंट और एसेट प्रोवाइड हो पाता है। मोड्स ऑफ टर्मिनेटिंग लीज। अच्छा, अभी ये हमारा प्रोसेस हो गया कि किस तरीके से एडवांटेजेस हमारे पास आए और कौन कौन से टर्म्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं जिसके थ्रू लेसर और जो लेसी होते हैं ये परफॉर्म करते हैं। इसके बाद इसमें यह है कि किस तरीके से ये जो लीज एग्रीमेंट होता है ये टर्मिनेट होता है। इसमें मेनली आपके 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स ऐसे हैं जिसके थ्रू ये टर्मिनेट हो सकता है। नंबर 1 द लीज इज रिन्यूड ऑन अ परपेचुअल बेसिस और एक्सटेंडेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। या तो ऐसा हो जाए कि भाई आपने जितने टर्म के लिए लिया था उतने टर्म में आपने रिटर्न कर दिया, अदरवाइज अगर आपको उससे ज़्यादा के लिए चाहिए तो उस पीरियड को एक्सटेंड किया जाए, तब वो एग्रीमेंट जो आपने पहले बनाया था वो खत्म होता है। नेक्स्ट है द एसेट रिवर्ट्स बैक टू द लेसर। लेसर का जो एसेट है वो उसको रिटर्न कर दिया जाए, तब भी आपका वो एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड है लेसर सेल्स द एसेट टू अ थर्ड पार्टी। लेसर क्या करे, जो पार्टी अपनी, मान लो उसने कोई इक्विपमेंट आपको दिया और अगर उसको एक अच्छा कोई कस्टमर मिल गया अपने इक्विपमेंट या एसेट के लिए तो उसने उसको सेल कर दिया, और आपने जो अमाउंट दिया था वो किसी एग्रीमेंट जो उसमें मेंशन हो, आपने जो एक एग्रीमेंट साइन किया था, कंसिडरेशन फॉर्म साइन किया था, उसमें वो मेंशन हो ये क्लॉज, तो उस क्लॉज के तहत वो आपको जो भी अमाउंट है वो रिटर्न करके पे करके वो आप थर्ड पार्टी को वो इक्विपमेंट या एसेट सेल कर दे, तब उस क्राइटेरिया पर भी ये टर्मिनेट हो जाता है। लास्ट वन इज लेसर सेल्स एसेट टू द लेसी। या फिर जो लेसर है वो परमानेंटली वो जो लेसी को अपना जो भी मटेरियल है या इक्विपमेंट या एसेट है, जो मशीनरी है, वो पूरी तरह से सेल कर दे, तब भी ये एग्रीमेंट वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। सो क्लास टुडे वी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ लीज फाइनेंसिंग। किस टाइप से लीज फाइनेंसिंग वर्क करते हैं, इनमें कौन से टर्म्स और कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड है। सो वी विल डिस्कस दिस लेक्चर टू बी कंटिन्यूड। कीप लर्निंग। थैंक यू।